इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस नेचर के होते हैं? तो कंजर्वेटिव नेचर के। पॉइंट दे दे करके लिखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस नेचर के होते हैं, तो याद रखिएगा कंजर्वेटिव नेचर के। उसके बाद दूसरा चीज इसमें पूछा जाता है चार्ज बाय मास रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज बाय मास रेशियो बराबर क्वेश्चन देता है E/m। तो देखिए E/m कहने का मतलब हो गया चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा इसका वैल्यू। चार्ज जैसे जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 9.8 × 10⁻31 kg। अब जो भी इसका वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। इसी को कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। इसका यूनिट याद रखिएगा कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, या ग्राम के फॉर्म में भी देगा। देख लीजिएगा कैसा दिया हुआ है। तो आप सिंपल याद रखिएगा चार्ज बाय मास रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डाल देता है। अगर कहेगा आपको इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन का टर्म में लिखिएगा, प्रोटॉन का कहेगा तो प्रोटॉन के टर्म में। उसके बाद इसमें पूछा जाता है कि कूलम्बिक फोर्स किस नेचर के होते हैं। तो याद रखिएगा कि कूलम्बिक फोर्स किस नेचर के होते हैं बाबू। उसका जो कूलम्बिक फोर्स है हमेशा किसके तरफ लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो लिख लीजिएगा कूलम्स फोर्स इज ऑलवेज acting towards the center, यानी कूलम्बिक फोर्स जो है वह किस नेचर के होते हैं? सेंट्रल नेचर के, यानी सेंटर के तरफ इसका फोर्स काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। या तो आपसे पूछ देगा इसका यूनिट एप्सिलॉन नॉट का क्या यूनिट होता है, तो याद रखिएगा कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप लोग से पूछा जाएगा इसमें कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू एयर के केस में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। अदर देन एयर एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए दो चार्ज पहले एयर में था, अब मीडियम में रखेंगे तो फोर्स कितना टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा? तो एफ डैश का वैल्यू एफ बाय एप्सिलॉन आर। तो लिख लीजिएगा व्हेन टू चार्ज इज kept other than air, the force is decreases एप्सिलॉन आर टाइम्स। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि जब भी हम लोग फोर्स दो चार्ज को एयर के अलावे किसी अदर मीडियम में रखेंगे तो फोर्स कितना टाइम्स घट जाएगा? एप्सिलॉन आर टाइम्स। कितना टाइम्स? एप्सिलॉन आर टाइम्स। कितना टाइम्स? एप्सिलॉन आर टाइम्स। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को एयर के अलावे किसी अदर मीडियम में रखते हैं तो फोर्स कितना टाइम्स डिक्रीज होता है? एप्सिलॉन आर टाइम्स। एप्सिलॉन आर टाइम्स। एप्सिलॉन आर टाइम्स। क्लियर हो गया?
फोर्स दो चार्ज को एयर के अलावे किसी अदर मीडियम में रखा जाएगा तो निश्चित है फोर्स कितना टाइम्स घट जाएगा बाबू, एप्सिलॉन आर टाइम्स, एप्सिलॉन आर टाइम्स, एप्सिलॉन आर टाइम्स। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसमें आप लोग को समझना होगा कि एक चार्ज है Q, उसको दो पार्ट में इस तरीका से डिवाइड करिए ताकि फोर्स आपको मैक्सिमम दिखे। तो इसके लिए याद रखेंगे कि चार्ज को अगर दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ते हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। तो लिख लीजिएगा बाबू, ए चार्ज Q is divided into two equal parts. A charge Q is divided into two equal parts, the force acting between them is maximum, यानी मैक्सिमम होने के लिए चार्ज को हम क्या करेंगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक चार्ज है 5 कूलम का, उसको दो पार्ट में इस तरीका से तोड़िए ताकि फोर्स मैक्सिमम होगा। तो कितना कितना में तोड़िएगा, 2.5 में। क्लियर हो गया। 10 माइक्रो कूलम देगा तो 5 में तोड़िएगा तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब सुनिए, इसके बाद आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां से पूछा जाएगा कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो पता है आपको, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बाबू, कूलम। दूसरा यूनिट, दूसरा जो है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यही पूछता है जनरली। 1 कूलम का वैल्यू कितना होता है, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻⁻⁹ ना। ESU का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। 1 कूलम का वैल्यू 3 × 10⁹ ESU, 3 × 10⁻⁹ ESU। ये बहुत पूछा गया है कि 1 कूलम का वैल्यू क्या होता है, वहाँ है इनके है। 1 कूलम का वैल्यू 3 × 10⁻⁹ ESU। कभी कभी 1 ESU का भी वैल्यू पूछ देता है तो आप निकाल सकते हो। 1 ESU का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, 1 ESU का भी वैल्यू कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो आप 1 कूलम का वैल्यू याद रखेंगे, 3 × 10⁻⁹ ESU, 3 × 10⁻⁹ ESU लिख लिए इसको। अब देखिए यहाँ पे फिर हमको यहाँ से फिर लिखना पड़ेगा 1 ESU का वैल्यू क्या होगा। लगातार हाँ हाँ देखिए, कभी कभी 1 ESU का वैल्यू पूछा जाता है। तो 1 ESU जब पूछेगा तो इसका सिंपल वैल्यू होगा 1/3 × 10⁻⁻⁹
-9 कूलम, और कभी कभी ऐसा नहीं दे करके इसको 3.33 -10 कूलम कर देता है। ये खूब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक आदमी रहे, एक आदमी नहीं छोड़, अरे हमारा नहीं भी ही खाली आए, हो गया, इसी का जरूरी है। एक आदमी हट जाए, एक आदमी हट जाए, एगो ले लीजिए, स्टूल लेके बैठ जाइए वहीं बीच में, बैठने वहाँ बैठ जाइए, थोड़ा साइड हो जाओ, बैठ जाइए, देखते तब देखने में उन लोग को भी दिक्कत नहीं होगा। जाओ तुम ऑफिस। 1 ESU का वैल्यू कभी कभी इस फॉर्म में पूछ देता है। अब सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको ये कूलम्स लॉ से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई। आपको पढ़ा चुके थे कि ये चार्ज है किसी बॉडी का, तो वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज, तो Q बराबर क्या होता है बाबू? N इंटू ई। N जहां पे इंटीजर होना चाहिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसी को कहते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करेगा तो इसका सिंपल फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। Q बराबर N इंटू ई, जहां पे वेयर N क्या होना चाहिए? यहाँ पे इंटीजर। N क्या होना चाहिए? इंटीजर। अब जैसे इसमें पूछता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, ये भी क्वेश्चन बार बार देता है। इसके अलावे कहेगा कि इसमें से कौन चार्ज क्वांटाइज है और कौन क्वांटाइज नहीं है। यही 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है यहां से। तो लिखिएगा, यहां तक लिखने के बाद क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला यही होता है। Q बराबर क्या होता है? N इंटू ई। Q बराबर N इंटू ई, याद रखना है Q का वैल्यू हमेशा N इंटू ई होता है। आवाज नहीं करो, बैठो स्थिर से। Q बराबर N इंटू ई। अब नेक्स्ट पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन लिखा रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are present in 1 coulomb charge, 1 coulomb चार्ज। अब देखिए हमारे पास Q का वैल्यू 1 कूलम दे चुका है। Q का वैल्यू कितना है तो हम लोग जानते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका, Q बराबर N इंटू ई होता है। ये 1 दे दिया है, N निकालना है और E का वैल्यू 1.6 गुने 10 टू दी पावर -19। जब इसको पुट करिएगा तो इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा 6.625 ना, 6.25 गुने 10 टू दी पावर 18। उसके बाद इसमें नेक्स्ट चीज पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये भी पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज क्वांटाइज और नॉट, कौन क्वांटाइज है और कौन क्वांटाइज नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following charge is quantized
और नॉट, कौन है और नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन दिया रहेगा 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 18 कूलम, दूसरा 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, और तीसरा 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 20 कूलम। डी में नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब देखिए हमको ये नहीं पता है कि इसमें कौन क्वांटाइज है और कौन क्वांटाइज नहीं है। तो देखिए जिसका भी वैल्यू इंटीजर आ जाए, जिसका भी वैल्यू इंटीजर आ जाएगा वही क्वांटाइज होगा, नहीं आएगा तो क्वांटाइज नहीं होगा। तो अब हम एक एक करके चेक कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे कि कैसे चेक होता है। तो आप लोग को सब पढ़ा चुके हैं रूल, एक हम चेक करके सिखा देते हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन देगा तो तुरंत बन जाएगा। जैसे देखो पहला ऑप्शन है मेरे पास n निकालना है, तो n का वैल्यू क्या होता है, क्यू बाई क्यूब है। क्यू मेरे पास कितना है 1.8 गुने 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 18 ना, अब 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19, तो नीचे में -1 बचेगा, ऊपर चल जाएगा तो 10। ये भी क्वांटाइज है, ये क्या है बाबू, क्वांटाइज है। दूसरा तो क्वांटाइज होगा, सी जो है सी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू देखिए क्यू बाई ई करिएगा, क्यू हो गया 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 20 बाय 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19, 10 टू दी पावर -1 यानी 1/10, यही क्वांटाइज नहीं होगा। चार्ज इज नॉट क्वांटाइज, चार्ज इज नॉट क्वांटाइज। अगर इंटीजर नहीं हुआ तो चार्ज क्वांटाइज नहीं होगा, अगर इंटीजर हो गया तो चार्ज क्वांटाइज होगा, और इंटीजर नहीं हुआ तो चार्ज क्वांटाइज नहीं होगा। क्लियर हो गया बढ़िया से। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप लोग समझ गए हैं कि कैसे लेते हैं। ये खूब पूछा जाता है कि इसमें से कौन चार्ज क्वांटाइज है और कौन क्वांटाइज नहीं है। तो सिर्फ याद रखिएगा कि n का वैल्यू अगर इंटीजर होता है तो हम कहेंगे चार्ज क्वांटाइज है, अगर इंटीजर नहीं होता है तो हम कहेंगे चार्ज क्वांटाइज नहीं। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अगला जो डिस्कशन करते हैं, लिखो थोड़ा स्पीड में। नेक्स्ट हम लोग इसमें जो चर्चा करने वाले हैं देखिए रिलेशन हमें पता होना चाहिए। दो के बीच में खूब रिलेशन पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले उससे पहले डायपोल मूवमेंट थोड़ा सा समझ लो। डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, इसको हम लोग P के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है कि डायपोल मूवमेंट के केस में नेट चार्ज ऑलवेज क्या होते हैं, तो याद रखेगा जीरो। जहां कहीं भी डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा वहां पे नेट चार्ज हमेशा क्या होगा, जीरो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो चार्ज लेते हैं इसके लिए, एक -q तो दूसरा +q, बीच का सेपरेशन L है मान लो। तो डायपोल मूवमेंट का सिंपल फार्मूला होता है Q इंटू L, Q इंटू L, Q इंटू, तो यूनिट पूछता है, यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट, यूनिट ऑफ P
तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, डायपोल मोमेंट का यूनिट बहुत बार पूछा है। तो कूलम मीटर, डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? कूलम मीटर। डायपोल मोमेंट का यूनिट कूलम मीटर, डायपोल मोमेंट का यूनिट कूलम मीटर, डायपोल मोमेंट का यूनिट कूलम मीटर। क्यों? क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का मीटर, इसीलिए डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर। क्लियर? जहां पे भी डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा वहां पे नेट चार्ज क्या होता है? क्यू नेट बराबर 0। अगर नेट चार्ज 0 है तो डायपोल मोमेंट क्या करेगा? एग्जिस्ट। डायपोल मोमेंट इज एग्जिस्ट। डायपोल मोमेंट तब एग्जिस्ट करेगा जब नेट चार्ज का वैल्यू क्या होगा? 0। नेट चार्ज का वैल्यू 0, नेट चार्ज का वैल्यू 0। क्लियर हो गया? नेट चार्ज अगर 0 है तो ही डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, अगर नेट चार्ज 0 नहीं है तो डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसमें पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन, लिखिए डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट होने के लिए जरूरी है कि क्यू नेट का वैल्यू 0 हो, और डायपोल मोमेंट का यूनिट अगर कोई पूछेगा तो रट जाइएगा कूलम मीटर। डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। 2 नंबर में यहां से पूछा जाता है कि डायपोल मूवमेंट के केस में पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव करने के लिए डायपोल 2 मार्क्स में टॉर्क भी, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी कोमा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट। तो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -P.E। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -P.E, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -P.E, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -P.E, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -P.E। बहुत बार पूछा है ये रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -P.E, या इसी को लिखते हैं हम लोग -Pe cos थीटा, -Pe cos थीटा, -Pe cos थीटा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सिंपल याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फार्मूला होता है -P.E, -P.E। और याद ये भी होगा कि जितना कम पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जितना कम पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा वह स्टेबल होता है। तो लोअर द पोटेंशियल एनर्जी मीन्स हायर स्टेबिलिटी, और तब लोअर पोटेंशियल एनर्जी होते हैं जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में होगा तो वहां पे वह स्टेबल होंगे। क्या होंगे? स्टेबल। तो थीटा 0, अगर थीटा का वैल्यू 0 होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्स P होगा, और यहाँ पे स्टेबल को रिप्रेजेंट करेगा, किसको? स्टेबल। तो लोअर द पोटेंशियल एनर्जी मीन्स हायर स्टेबिलिटी, लोअर द पोटेंशियल एनर्जी मीन्स हायर स्टेबिलिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इस टर्म में याद रखिएगा, ये भी खूब पूछे जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट रिलेशन इसमें भी पूछता है, रिलेशन बिटवीन
टॉर्क, ये खूब पूछे जाते हैं, टॉर्क कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको इंटेंसिटी भी कह सकते हो, एंड डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। तो सिंपल याद रखिएगा, टॉर्क का फार्मूला होता है P क्रॉस E, टॉर्क का फार्मूला P क्रॉस E, टॉर्क का फार्मूला P क्रॉस E या PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अगर वेक्टर के फॉर्म में लेंगे तो एक यूनिट वेक्टर लेना होगा, एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो सिर्फ याद रखिएगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P साइन थीटा, थीटा दिया रहेगा, P दिया रहेगा, E दिया रहेगा तो नहीं निकल जाएगा। तो टॉर्क का सिंपल फार्मूला याद रखिएगा, P क्रॉस E, टॉर्क का फार्मूला 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 P क्रॉस E। याद हो गया? टॉर्क का फार्मूला P क्रॉस E, टॉर्क का फार्मूला P क्रॉस E। अब पूछा जाएगा आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका बाबू? या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे V का, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? R का। लेकिन डायपोल के केस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो लिख देते हैं, दोनों पूछे जाते हैं इसमें। देखिए, वह लिखने के बाद लिखते चलिए, छोटा छोटा ही टर्म में लिखेंगे, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव है एक भी नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए सब लिख रहे हैं। यही सब पूछेगा, जितना लिख रहे हैं इसी को रखना है, कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रहेगा तब ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सुन लो, नेक्स्ट कंसेप्ट इसी में आप लोग को पढ़ना होगा कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है Q/4πε0 R, Q/4πε0 R स्क्वायर होता है, सॉरी। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको E कहते हो, E एंड पोजीशन। वैसे ये नहीं पूछता है, कम पूछता है, तो याद रखिएगा E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर हो गया ये, इसमें कोई शक? अब इसके बाद देखिए, अगर यही डायपोल की बात करेगा, ये कम पूछेगा, पूछता कौन है बाबू? डायपोल के केस में। तो अगर यही डायपोल के केस में कोई पूछ देगा तो एक एक पावर बढ़ा देना, एक एक पावर क्या करोगे? बढ़ा दीजिएगा। तो यहां पे पूछेगा, यही पूछता है जनरली, इन केस ऑफ डायपोल, इन केस ऑफ डायपोल मूवमेंट, इन केस ऑफ डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट के केस में कहेगा तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यही पूछता है जनरली, बहुत दफे पूछ चुका है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ और पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। क्लियर हो गया?
डायपोल, यही डायपोल याद रखना, डायपोल लिखा रहेगा। डायपोल के केस में या दो इक्वल और अपोजिट चार्ज दे देगा तो दिमाग में सेट होना चाहिए क्या है वह, डायपोल। और वहां पे E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए। इसी केस में अगर आपसे कभी कभी फार्मूला पूछता है तो E का वैल्यू होता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल फार्मूला याद रखिएगा। डायपोल के केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सबका वैल्यू दिया रहेगा पुट करके बना देना। कभी कभी इस पे क्वेश्चन में भी दे दिया तो आप लोग कर सकते हो, या फार्मूला कभी दे सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन, कभी कभी फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में भी रिलेशन पूछ देता है। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, अगर बात करते हैं फोर्स का फॉर्मूला तो फोर्स बराबर होता है माइनस डी यू अपॉन डी आर, माइनस डी यू अपॉन डी आर, माइनस डी यू अपॉन डी आर, माइनस डी यू अपॉन डी आर। यानी पोटेंशियल एनर्जी को अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते विथ निगेटिव साइन तो वह क्या देगा, फोर्स देगा। लेकिन इससे ज़्यादा ये फेमस है, ये बहुत बार पूछा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद रखिएगा E का वैल्यू हमेशा होता है माइनस डी वी बाई डी आर, 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 माइनस डी वी अपॉन 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 डी आर। रट जाइएगा इसका भी वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन है E बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर, माइनस डी वी अपॉन डी आर। वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन होता है। देखिए W वर्क डन, W221 का वैल्यू सिंपल होता है बाबू Q इंटू V1 माइनस V2, Q इंटू V1 माइनस V2। वर्क डन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन होता है वर्क डन 2:1। इस पे क्वेश्चन पूछता है वर्क डन 2:1 का फॉर्मूला होता है Q इंटू V1 माइनस V2, Q इंटू V1 माइनस V2, Q इंटू V1 माइनस V2। वर्क डन W221, वर्क डन W221 बराबर Q इंटू V1 माइनस V2, Q इंटू V1 माइनस V2, Q इंटू V1 माइनस V2। इस पे क्वेश्चन 2 दफे पूछा है बोर्ड में। W221 वर्क डन बाय द, ऊपर चला गया ना, या ऐसे लिख दीजिएगा रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो देखो W221 का वैल्यू होगा Q इंटू V1 माइनस V2, Q इंटू V1 माइनस W221 का सिंपल फार्मूला होता है Q इंटू V1 माइनस V2, Q इंटू V1 माइनस V2, Q इंटू V1 माइनस V2। वर्क डन दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ से निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज पे। और कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है? नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा कहाँ से निकलता है बाबू? पॉजिटिव चार्ज से। तो देखो यहाँ पे ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो चार्ज यहाँ से निकलेगा, इस पे जाके एक्यूमुलेट होगा। मान लीजिए ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है कहीं से। अब देखिए पूछेगा कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो जहाँ से ज़्यादा निकलता है उसका ज़्यादा होता है कम के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ से निकलते हैं? पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज से। और कहाँ पे जाके एंड होता है? नेगेटिव चार्ज पे। पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस होंगे, जिसमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस होंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा वर्क डन का वैल्यू 0। तो लिख लीजिएगा, वर्क डन इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। वर्क डन in case of equipotential surface is always 0. work done in case of equipotential surface is always 0. Work done in case of equipotential surface is always 0. इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में वर्क डन का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इक्विपोटेंशियल के केस में वर्क डन का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्लियर हो गया? इक्विपोटेंशियल के केस में वर्क डन का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अब इसके बाद कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये क्वेश्चन खूब पूछता है 2 नंबर में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। तो याद रखना है कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, शेप और साइज, दूसरा मीडियम। शेप और साइज, दूसरा मीडियम। तो लिख लेंगे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स upon the पहला शेप साइज, शेप एंड साइज, दूसरा मीडियम। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द शेप साइज एंड मीडियम। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन शेप साइज एंड मीडियम। शेप एंड साइज, दूसरा मीडियम। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है शेप एंड साइज और दूसरा मीडियम। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन शेप साइज एंड मीडियम। क्या ये डिपेंड करता है चार्ज पे?
यही क्वेश्चन पूछता है कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द चार्ज। लोग के दिमाग में हमेशा रहता है कि डिपेंड करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कभी भी डिपेंड नहीं करता है किस पे? चार्ज पे। याद हो गया? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर नहीं डिपेंड करता, लिख भी सकते हो, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज। देखो कैपेसिटी का सिंपल वैल्यू ही होता है C बराबर 4πε0 R। तो अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, सुन लो, R का वैल्यू दिया रहेगा, R का वैल्यू, और पूछेगा कि कैपेसिटी कंडक्टर का क्या होगा, 1 किलोमीटर दे देगा। तो देखो इस पे न्यूमेरिकल यही है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इफ टू फाइंड, क्वेश्चन है ये पूछता है बोर्ड में, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर when radius is 1 किलोमीटर। यही क्वेश्चन देता है, 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कुछ भी दे, घबराना नहीं। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 4πε0 R। इसको कहते हैं हम लोग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इसी को क्या कहते हैं बाबू? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ। तो यहां पे रेडियस पता है तो कैपेसिटी नहीं निकल जाएगा जी। देखो R तो लिखोगे, अपॉन 1/4πε0 कर दे तो कोई आपको कष्ट है? देखिए ये 1/4πε0 कहां चल जाएगा, इधर देख बढ़िया से। C का वैल्यू 4πε0 R है, 4πε0, तो इसको R अपॉन 1/4πε0 लिख सकते हैं, हाँ या ना? ये कहां चल जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो रेडियस कितना है मेरे पास, तो 10⁻³ कर देंगे मीटर में, और इसका वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻9। 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है बाबू? 9 × 10⁻9, तो 1/9 × 10⁻⁻6। क्लियर हो गया? इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसी तरीका से बनाइएगा। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, रेडियस दिया रहेगा, आपको कैपेसिटी पूछेगा तो R का सिंपल वैल्यू याद रखिएगा, C बराबर 4πε0 R, C बराबर 4πε0 R, C बराबर, और पुट करके वैल्यू निकाल दोगे। ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन बोर्ड में, देख लेना। इस पे अलग अलग वैल्यू देके देगा, कभी 9 × 10⁻9 दे देगा रेडियस का वैल्यू, तो 1 हो जाएगा। देख लेना, जैसा रहेगा वैसा करिएगा। क्लियर हो गया ना? ये कंडक्टर का यूनिट रेडियस है, इसका तो तुम निकाल सकते हो 1/4πε0 का यूनिट क्या होता है, अपने से बना सकते हो। चलिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए, कितना ये एनर्जी स्टोर करता है। देखिए इसका सिंपल फार्मूला याद रखिएगा, एनर्जी स्टोर बाय कंडक्टर। तीनों फार्मूला लिख देते हैं, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द कंडक्टर, ड्यू टू द कंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर का सिंपल फार्मूला होता है ½ CV², या ½Q²/C, या ½QV। तो याद रखेंगे तीनों फार्मूला। एनर्जी स्टोर बाय कंडक्टर का सिंपल फार्मूला होता है ½ या Q², या Q²/2C, Q²/2C, या Q × ½ Q × V।
एनर्जी स्टोर ये भी पूछ देता है बोर्ड में, एनर्जी स्टोर क्या होगा तो याद रखेंगे। एनर्जी स्टोर का वैल्यू पूछेगा तो हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी या हाफ क्यू इंटू भी एनर्जी स्टोर बाय कंडक्टर, एनर्जी स्टोर बाय कंडक्टर, एनर्जी स्टोर बाय कंडक्टर, एनर्जी स्टोर बाय कंडक्टर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वह है आपका कैपेसिटर। कंडक्टर के बाद हम कहाँ पे चलेंगे? कैपेसिटर। कैपेसिटर की बात करेंगे, बंद करिए तो।